हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण, जो क्लास 10 का 5th चैप्टर है। और ये टॉपिक न केवल क्लास 10th के लिए वरन कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, एनटीपीसी, रीट लेवल 2, इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, अम्ल और क्षारों के हम सामान्य गुण देखते हैं। तो सबसे पहला, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार इसके विपरीत लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब आप देखिएगा, H2SO4 ये अम्ल है, इसकी क्रिया जिंक से कराई तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस को इस साइन से दर्शाते हैं, वायुमंडल में विचरित होती है। इसी प्रकार जैसे हम HCl अम्ल ले लें, इसकी क्रिया जिंक से कराई ZnCl2 प्लस H2। कौन सा भी अम्ल हो वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, और हाइड्रोजन गैस पट-पट की आवाज़ के साथ या पट-पट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन इस साल 10th बोर्ड में और इससे 2 साल पहले भी 10th बोर्ड में पूछा गया है कि धातु की अम्ल से क्रिया होने पर या हाइड्रोजन की निकासी का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका डायग्राम ये है, आप इसे एक बार देख लें। इस कारण अम्ल जो है धातु से क्रिया करते हैं, इसलिए खट्टे अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनसे क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसी प्रकार जिंक जो है Zn, ये क्षार के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देती है। यहाँ सोडियम जिंकेट बनता है, यह है सोडियम जिंकेट। लेकिन सारी धातुएं क्षारों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रही है, लेकिन सभी धातुएं क्षारों के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी क्षार है उनसे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। थर्ड है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ, जैसे ये धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये लवण है और जल का निर्माण होता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सभी अम्ल और क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको कल बता दिया है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो मैंने आपको इसके अम्ल और क्षारों के सामान्य गुण बता दिए। अब देखिए इनके उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी और बोर्ड के दृष्टिकोण से भी। देखिए इनके क्या क्या उपयोग है। H2SO4, HCl और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं। जबकि पौधों और जंतुओं में जो प्राकृतिक रूप से अम्ल पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, टार्ट्रिक अम्ल जो कि इमली में होता है, लैक्टिक अम्ल जो कि दही में होता है, ये सभी कार्बनिक अम्ल के उदाहरण हैं। खनिज अम्ल जो है इनका उपयोग औषधि में, पेंट में, उर्वरकों में, इनमें काम में लिया जाता है। HCl का उपयोग बॉयलर अंदर से साफ करने में, सिंक में, सैनिटरी को साफ करने में,
बॉयलर, सिंक, सैनिटरी, इन्हें साफ करने में HCl का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में। सोने और चांदी के आभूषणों को साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक विशेष चीज़ जो सेकंड ग्रेड कंपटीशन एग्जाम में साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है, कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया या अम्लराज क्या है। अम्लराज, अम्लराज या एक्वारेजिया। तो देखिए अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, यानी 75% HCl और 25% HNO3 को मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है वो एक्वारेजिया है। और इसका उपयोग, एक्वारेजिया या अम्लराज यही है, यह आपको याद रखना है। 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 से बनता है और इसका उपयोग जो है वो आभूषणों को चमकाने में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके घर पर कोई आभूषण चमकाने की बात करने आया और उसने एक विशेष विलियन में आभूषण डाले और आभूषण साफ हो जाते हैं या चमक जाते हैं, तो वो कौन सा विलियन था? तो वो एक्वारेजिया या अम्लराज है। ये सोने जैसी धातुओं को भी विलय कर देता है। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसका उपयोग सेल, कार की बैटरी, इन उद्योगों में काम में लिया जाता है। जो हमारी गाड़ियों की जो बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा कहलाता है। और किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति, कोई भी देश कितना एडवांस है, उसकी औद्योगिक प्रगति कितनी है, उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से उसकी प्रगति मापी जाती है। यह प्रश्न भी बोर्ड में पूछा गया है कि किसी देश की औद्योगिक प्रगति का सूचकांक क्या है, या किसी देश की औद्योगिक प्रगति को किस प्रकार मापा जाता है। तो वो जितनी सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत कर रहा है वो देश उतना ही एडवांस है। जिस देश में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत ज़्यादा हो रही है वो देश उतना ही विकसित है। इसके अलावा एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरके के रूप में अचार या खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ये एसिटिक अम्ल है। या लकड़ी, फर्नीचर को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्षारों के क्या क्या उपयोग है। ये मैंने अम्लों के उपयोग बताए आपको। अब क्षारों के क्या क्या उपयोग है तो देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग साबुन उद्योग, कागज़ उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग जो है मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अगर कोई मिट्टी अम्लीय मृदा है या अम्लीय मिट्टी है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है जिससे उसकी अम्लीयता खत्म हो जाती है। इसके अलावा चूना कीटनाशक का एक प्रमुख घटक है। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और ये होता है बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, यह है बिना बुझा चूना और इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसके बाद देखिए MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका उपयोग एंटासिड या एंट एसिड के रूप में किया जाता है। एंट एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है इसे। ये एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता और पेट की कब्जी दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, इसे संगमरमर भी कहते हैं। ये संगमरमर जिसका उपयोग आप सभी परिचित है, फर्श के रूप में, लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ये प्रश्न कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक का उपयोग विस्फोटक के रूप में और फिटकरी का उपयोग K2SO4, Al2
SO4 का होल थ्राइस 24H2O। कल बताया था मैंने आपको फिटकरी का सूत्र लास्ट क्लास के अंदर। तो ये जो फिटकरी है इसका उपयोग जल शोधन में किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिटकरी का सूत्र आप याद कीजिएगा। इसे पोटाश एलम नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आप पीएच स्केल, पीएच सबसे पहले तो हम देखते हैं पीएच है क्या चीज़। पीएच जैसे टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही अम्ल और क्षार की प्रबलता, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी सामर्थ्य क्या है, उसको मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पीएच में ये स्केल जो है किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है कि उसमें कितने हाइड्रोजन आयन है, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। पीएच में पी शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, पी पुसांस, जिसका अर्थ होता है शक्ति। ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। और एच जो है वो हाइड्रोजन आयनों को प्रदर्शित करता है, तो इसे इस टाइप से भी लिखा जाता है पीएच पुसांस। पी शब्द जो है पुसांस या शक्ति, पुसांस जो है जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। और एच हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए 1909 में, सबसे पहले 1909 में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने, सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाई थी 1909 के अंदर। और पीएच स्केल क्या है देखिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ये पीएच की परिभाषा है। और क्योंकि जल के अंदर मुक्त हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, तो ये H3O के रूप में उपस्थित होते हैं, तो इसे इस टाइप से भी प्रदर्शित किया जाता है। पीएच पीएच को इस तरह से भी प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन मुक्त रूप से नहीं होते और हाइड्रोनियम आयन के रूप में होते हैं। कल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी भी अधिक होगी, क्योंकि ऋणात्मक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उसकी पीएच उतनी ही कम होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी अधिक होगी उस विलयन की पीएच उतनी ही कम होगी। उदासीन जल के लिए 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। तो इसे जब हल करेंगे तो देखिए, इसको जब हल करेंगे हम तो पीएच का मान 7 आता है। इसे जब हल करेंगे तो पीएच का मान 7 आता है, यानी उदासीन जल के लिए पीएच जो है वो 7 होती है। और पीएच अगर 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। देखिए, अगर 7 पीएच है तो वो उदासीन विलयन होगा। पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। पीएच स्केल को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये 7 pH, 0, 14 pH, ये उदासीन है। इधर बढ़ते हैं तो क्षारीय, इधर बढ़ते हैं तो अम्लीय। प्रबल अम्ल है उसकी pH 0 होगी, H2SO4 HCl, ये जो प्रबल अम्ल है इनकी pH है 0 होती है। और प्रबल क्षार की pH 14 होगी, जैसे NaOH। कौन कौन से पदार्थ अम्लीय है और कौन से क्षारीय है, तो देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस, दही, दूध, नींबू, खट्टे फल जो भी है, टमाटर, संतरा, ये सब अम्ल है। और क्षार कौन कौन से पदार्थ है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। NaOH क्षार है, हमारा ब्लड क्षार है, 7.4 pH होती है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। साबुन का पानी क्षार होता है, सोडा वाटर क्षार होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार होता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए दैनिक जीवन में पीएच का क्या रोल है, पीएच का क्या महत्व है। ये हमारे जीवन में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, कभी कभी जब हमारे पेट में जलन होती है या एसिडिटी की शिकायत होती है या दर्द का अनुभव होने लगता है, क्योंकि जठर रस में HCl का स्त्रावण ज़्यादा होता है। हमारे जठर रस में जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका स्त्रावण बढ़ जाता है, जिससे पेट में जलन और दर्द होता है। इससे मुक्ति पाने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी बताया था मैंने आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। तो ये फर्स्ट, उदर में अम्लीयता को ख़त्म करना, अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए क्षार। सेकंड, दंत क्षय। जब हमारे दांतों की pH 6.5 के करीब आ जाती है, यानी जब हमारी दांतों की pH 6.5 के करीब होती है, तो खाना खाने के बाद मुंह में जो बैक्टीरिया है वो दांतों में जो भी भोजन लगा हुआ होता है उससे क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जब pH का मान 6.5 के करीब हो जाता है तो दांतों में जो बैक्टीरिया है वो खाने से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जो हमारे मुंह की pH को कम कर देते हैं। और pH का मान 5.5 से कम हो जाए, अगर pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो वो हमारे दांतों के इनेमल को भी ख़त्म कर देता है। इनेमल हमारी बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है, उस इनेमल को भी pH कम होने पर बैक्टीरिया के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे दांतों में ठंडा गर्म लगने लग जाता है, कैविटी हो जाती है और दांत खराब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्षारीय दंत मंजन करना चाहिए और भोजन करने के बाद नियमित रूप से दांतों की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद देखिए pH का और क्या महत्व है। जैसे कीटों के डंक, कोई कीट है, जैसे मधुमक्खी ने डंक मार दिया है या चींटी है या मकोड़े हैं, किसी का भी डंक हो, उसमें फार्मिक अम्ल होता है। कल बताया था कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। तो अम्ल हमारी बॉडी के संपर्क में आएगा तो जलन और दर्द देता है। इसको उदासीन करने के लिए क्षारीय लवण, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाने पर अम्ल के प्रभाव को उदासीन किया जा सकता है। तो ये pH का महत्व है। इसी प्रकार अम्ल वर्षा, वैसे तो वर्षा का जल जो है वो उदासीन होता है, प्रदूषण अधिक होने के कारण वर्षा के जल की pH कम होने लग गई है और pH का मान 5.6 से कम हो जाए तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ऐसा जल खेत की मिट्टी तक को प्रभावित करता है और इमारतों को प्रभावित करता है, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। इससे बचने के लिए प्रदूषण पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मृदा की pH, अगर pH का पता लगा के फसलों का चयन किया जाए तो हम अच्छी फसल उगा सकते हैं। अगर अम्लीय मृदा है तो उसमें क्षारीय उर्वरक का उपयोग करें, क्षारीय मृदा है तो अम्लीय उर्वरक का उपयोग करके उसे उदासीन किया जा सकता है। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक कौन कौन से हैं। हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाले उपयोगी यौगिक कौन से हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl को सामान्य भाषा में नमक भी कहते हैं। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। इसकी pH 7 होती है। आपको बताया था HCl और NaOH की क्रिया से NaCl का निर्माण हुआ था, लवण और जल बना था, तो इसे ही नमक कहते हैं। और ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है तो इनके जो लवण बनेंगे उदासीन होते हैं, तो इसकी pH 7 होती है। इसको समुद्र के जल या खारे पानी को सुखा के बनाया जाता है। इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस टाइप की अशुद्धियाँ घुली हुई होती है। इसको शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए NaCl को भर के बड़ी बड़ी टंकियों में उसमें HCl गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे नमक अवक्षेपित हो जाता है और उसे पृथक कर लिया जाता है। नमक जो है ये ठोस पदार्थ है, इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। नमक का गलनांक 1081 केल्विन होता है। ये जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील है और जलीय विलयन में आयनित हो जाता है, यानी Na+ और Cl- में विभक्त हो जाता है। जलीय विलयन में आयनित होकर Na+ और Cl- बनाता है।
इसका क्या क्या उपयोग है? एक तो भोजन में, नमक को भोजन में काम में लिया जाता है। इसके अलावा खाद्य परिरक्षण में, किसी भी पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में नमक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हिमीकरण मिश्रण, हिमीकरण मिश्रण ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो NaCl का उपयोग, नमक का उपयोग हिमीकरण मिश्रण बनाने में किया जाता है। आपने आइसक्रीम खाई होगी, उसमें नमक का स्वाद आता है, तो जल्दी से आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, इनके निर्माण में भी NaCl का उपयोग किया जाता है। इसके बाद सेकंड यौगिक है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण NaCl के विद्युत अपघटन से किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। ये अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण की है। जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर क्लोरीन गैस इकट्ठी होती है। एनोड धनावेशित सिरा होता है, उस पर ये ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज वाला तत्व एलिमेंट इकट्ठा होगा, और कैथोड पर विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये कैथोड पर प्राप्त होता है, ये एनोड पर प्राप्त होता है। कैथोड ऋणावेशित सिरा होता है। अब इसके क्या क्या गुण हैं? ये चिकना ठोस पदार्थ होता है और इसका गलनांक जो है वो 591 केल्विन होता है। हमने देखा था NaCl का 1081 केल्विन था। ये जल में घुलनशील है, ये प्रबल क्षार है, जलीय विलयन में आयनित रूप में रहता है, ये यानी Na+ और OH- के रूप में होता है जलीय विलयन में। अब देखिए इसके क्या क्या उपयोग है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। वसा और तेल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। वसा या तेल, कास्टिक सोडा इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट के धातुकर्म में, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे यूँ पूछेंगे कि किसी भी यौगिक को देके कि उसके 2 उपयोग लिखिए, तो आपको 2 उपयोग लिखने। इसके बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक जिसका अभी इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, विरंजक चूर्ण, या इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका सूत्र होता है CaOCl2। ये क्वेश्चन कई बार 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है या विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और इसका सूत्र है CaOCl2। अभी इस साल भी ये 10th बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण बुझे हुए चूने पर, ये बुझा हुआ चूना अभी बताया था आपको, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का निर्माण बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये पीला तेज गंध वाला ठोस पदार्थ है और ठंडे जल में घुलनशील है। ये वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। ये पीला पदार्थ है, तेज गंध वाला पदार्थ है, ठंडे जल में घुलनशील है, वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है और अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। जैसे इसकी किसी भी अम्ल से क्रिया करके हम देखते हैं, जैसे CaOCl2, इसकी क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड, जल और Cl2 क्लोरीन गैस बनती है। अम्लों से क्रिया करके ये क्लोरीन गैस देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विरंजक चूर्ण की, कि विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन जो गैस है ये जल से संयोग करके परमाणुवीय ऑक्सीजन बनाती है। ये जो गैस मुक्त हुई है ये जल से क्रिया करके परमाणुवीय ऑक्सीजन बनाती है, और ये परमाणुवीय ऑक्सीजन
विरंजन का कार्य करती है और ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। ये जो परमाणु ऑक्सीजन बनी है, आपको ये क्लियर हो गया होगा। और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है, और ये क्लोरीन गैस जल से क्रिया करके 9 परमाणुिक ऑक्सीजन बनाती है, और ये ऑक्सीजन विरंजन की क्रिया में सहायक है और ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, और ये रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। रंगीन पदार्थ को, ये जो ऑक्सीजन है ये रंगीन पदार्थ से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण की विरंजन की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा समझेंगे। तो आपको ये बताना है कि विरंजक चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ये क्लोरीन जल से क्रिया करके 9 परमाणुक ऑक्सीजन बनाती है जो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देता है। अब देखिए इसके क्या क्या उपयोग है विरंजक चूर्ण के। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में यानी रंग उड़ाने में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, जल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजन में, जल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में, वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में। अब देखिए इसके बाद अगला यौगिक बैंकिक सोडा। बैंकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसे, या बैंकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। खाद्य पदार्थों में मिला के इसे गर्म किया जाता है तो CO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे केक या खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, उनमें छेद पड़ जाते हैं। आपने डबल रोटी, ब्रेड वगैरह ये देखी होगी, केक देखे होंगे, पेस्ट्री देखी होगी, उनमें छेद पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जिससे वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी तो वो फूल के हल्के हो जाएंगे। तो इसका उपयोग बेकरी उद्योगों में बहुत अधिक किया जाता है। इसके अलावा पकोड़े बनाने में, कचौरी बनाने में या हमारे खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी इससे परिचित हैं। इसका निर्माण NaCl की जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर, NaCl की जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया आपको याद रखनी है। सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ करने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग बर्तनों पर कलई करने में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है कि बर्तनों पर कलई करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग बर्तनों पर कलई करने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दे, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें अगर CO2 गैस प्रवाहित कर दे तो भी इसका निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर भी इसका निर्माण किया जा सकता है। तो इन दो अभिक्रियाओं से हम इसके निर्माण को समझ सकते हैं। इसका उपयोग देखिए खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, तो बेकिंग पाउडर जो है उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर, शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेट की एसिडिटी को दूर करने में इसका उपयोग होता है। ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करता है। अभी बताया था आपको, ये क्षारीय होता है लवण, तो चींटी के डंक में या कभी कोई मकोड़ा है या कोई मधुमक्खी है उसके खाने पर अगर इसे लगा लिया जाए तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी कार्य करता है। अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अग्निशामक यंत्र में एंटीसेप्टिक के रूप में, पेट की अम्लता को दूर करने में एंटीसिड के रूप में, सोडा वाटर बनाने में या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब इसको हम गर्म करेंगे, अभी बताया था आपको, गर्म करने पर, गर्म करने का साइन है, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जिससे ये बुलबुलों के रूप में निकलती है। ये जो टॉपिक है ये
10th बोर्ड के अलावा सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जामों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आप देखना ना भूलिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।